दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ है चुनाव से रिलेटेड। अभी अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और बंगाल। तो चुनाव शांतिपूर्ण रहे, ज़्यादा हिंसा की खबर नहीं आई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है चीफ जस्टिस से रिलेटेड है। हमारे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जो है बता दिया गया है, वो होने वाले हैं रमन्ना। इसके बाद वाली न्यूज़ रसिया और इंडिया की रिलेशनशिप से लेकर है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की कल आपस में बातचीत हुई। रूस ने क्या पक्ष रखा है और इंडिया का क्या कहना है, इस बातचीत के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जो न्यूज़ है वो सीवीसी से रिलेटेड है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इससे एक न्यूज़ आई है कि इनके पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि तुम्हारे ऑफिसर जो है एक ही समय तक एक ही जगह पर बने रहते हैं और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ ट्रांसफ़र से रिलेटेड नियम बनाए हैं, इसको हम देख लेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में, जिसमें सीवीसी से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए गए हैं ट्रांसफ़र को लेकर। उनके जो अधिकारी रहते हैं, ऑफिशियल रहते हैं, उनको जो विजिलेंस ऑफिसर है उनका ट्रांसफ़र हर 3 साल में होते रहेगा। ये न्यूज़ आई है। रीज़न ये दिया गया है ताकि सीवीसी में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उनके काम में कोई उन पर आरोप ना लगा सके कि आप एक ही जगह रह रहे हो और अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हो, लोगों के साथ में मिलकर सब जान पहचान बढ़ाकर। अब थोड़ी सी जानकारी सीवीसी के बारे में है। सीवीसी को हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर इसको स्थापित किया गया था और फिर बाद में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। इसके बाद 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक बात और जो ध्यान रखना हमें कि ये किसी भी मंत्रालय के अधीन में नहीं है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यदि आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ये केंद्रीय सतर्कता आयोग हो चाहे और कहीं भी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी और सुधार की ज़रूरत है, तो इसका आंसर लिखते समय आप इस न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसने क्या किया है। तो इसने एक गाइडलाइन को मॉडिफाई किया है जो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। दूसरी बात उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड है, जहाँ जहाँ भी इसकी यूनिट है, और उनका जो टेन्योर है 3 साल से अधिक जो एक ही जगह पर बने रहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको मना करता है। ये काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने किया है। अब एक और बात यहाँ पर ये बताई गई है कि इनका जो पीरियड है 3 साल और अधिक बढ़ा दिया गया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पोस्टिंग अलग अलग करते रहेंगे। तो आखिर क्या वजह है जो कि ऐसा करना पड़ा? तो सीवीसी को ना कई सारी शिकायतें आती रहती थी कि ये लोग लंबे समय तक रहते हैं और अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करते रहते हैं और इसी से शिकायत और आरोप बढ़ते रहती है। इसलिए फिर उन पर जोर आ रहा था। इसी के चक्कर में ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कदम को उठाना पड़ा। और इसमें पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं कि आपको 2 कंटिन्यूस पोस्टिंग मिलेगी, एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट, ठीक है। कंटिन्यूस पोस्टिंग आपकी होते रहेगी। मैक्सिमम जो एक पोस्टिंग का पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब ट्रांसफ़र के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहले आप किसका ट्रांसफ़र होने वाला है, जिनकी नौकरी 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है एक ही जगह में, ठीक है, तो अलग अलग फेस में उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। और प्रायोरिटी किसको देंगे? जो ज़्यादा साल तक एक ही जगह में रह चुका है।
और यदि सबसे पहली बात हम करें तो सबसे पहले तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनको 5 साल हो गए हैं, अब आप यहाँ से ट्रांसफ़र लीजिए। अब अलग अलग फेज़ की बात करें ना, तो यहाँ पर अलग अलग फेज़ के बारे में बताया गया, उसको हम देख लेते हैं। अब कैसा रहेगा अलग अलग फेज़, तो पहले फेज़ के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले 10% लोगों का ट्रांसफ़र इसमें होने वाला है, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। अब यदि आप एक जगह पर 3 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो आपको ट्रांसफ़र करेंगे, और दूसरी जगह जब आपको भेजा जाएगा तो वहाँ पर आपके टेन्योर को देखा जाएगा। अगली जगह जहाँ आप भेज रहे हैं ना, तो अगला वाला जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंबाइन रूप से यदि कहें 2 पोस्टिंग का, तो यहाँ पर 6 साल का बताया जा रहा है। और यदि हम बात करें कि फर्स्ट फेज़ कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो डेट रखी गई है 31 मई तक। और पूरी एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो ये जून तक, 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। और आगे ये बात बताई गई है, यदि आपका दूसरी यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो आपको 3 साल कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि उसके पहले ही आप कह दे रहे हो कि हमें दूसरी जगह भेज दो। दूसरी न्यूज़ है सीजीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस रमन्ना नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं, और इनको ये पद मिलेगा 24 अप्रैल से। पिक्चर जो देख रहे हैं आप एनवी रमन्ना की है। अब सबसे पहली बात जो हमें जानना है, इनको किसने अपॉइंट किया है, ये कौन से नंबर के सीजीआई बनने वाले हैं, और कब से ये पद ग्रहण करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको अपॉइंट किया है एज ए 48वें सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 24 तारीख से ये पद ग्रहण करने वाले हैं। इनके बारे में जानकारी है थोड़ी सी, जिसको हम देख लेते हैं। ये एक कृषक परिवार से हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया गया है इनका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आगे इनके बारे में बात बताई जाती है कि ये एक स्टूडेंट लीडर के रूप में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। इन्होंने फार्मर और इंडस्ट्रियल के लिए एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है, एक तेलुगु न्यूज़पेपर में, ठीक है। और ये फर्स्ट जनरेशन के लॉयर हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और ये एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे थे आंध्र प्रदेश के स्टेट हाई कोर्ट बेंच में, जब इनको बुलाया गया था 2001 में, उससे पहले। और अभी सीजीआई बनने से पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कब तक ये पद पर बने रहेंगे, और इनका नाम किसने रिकमेंड किया था, तो ऐसे बोबडे जो कि अभी वर्तमान में हैं, इन्होंने इनका नाम सुझाया था कि मेरे बाद में ये सीजीआई बनेंगे, ठीक है। और इनका जो पीरियड है वो 16 साल का रहेगा, और ये सीनियर मोस्ट जज हैं टॉप कोर्ट के, और ये 48वें नंबर के सीजीआई बनने वाले हैं। ऐसे बोबडे ने एक लेटर दिया था किसको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, जिसकी डेट बताई गई है 24 मार्च, जिसमें इनका नाम सुझाव दिया गया था। अब संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो क्लास 2 आर्टिकल 124, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीजीआई को। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सीजीआई जब होने वाले सीजीआई का नाम सजेस्ट करता है, या फिर गवर्नमेंट क्या चीज़ को ध्यान में रखती है सीजीआई बनाने से पहले, तो सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है कि कौन ज़्यादा सीनियर है, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अब जो एनवी रमन्ना है वो चर्चा में क्यों रहे हैं, ये चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लीगल एड प्रोग्राम, सहायता कार्यक्रम चलाए हैं, और ये एक चीज़ के समर्थक भी थे, मीन्स टेस्ट, ठीक है। मीन्स टेस्ट को ये ज़्यादा मान्यता देते थे, ना कि फिक्स्ड कैटेगरी वाले लाभ को लेकर।
मीन्स टेस्ट मतलब ऐसा रहता है कि केवल आप लोगों की कैटेगरी मत देखिए उनको लाभ देने के लिए, आप लोगों की ज़रूरत देखिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। ये ऐसा इनका कहना था या इसके जिस समर्थन करते हैं। अब इनका फोकस किस बात पर रहेगा, इन्होंने बनने से पहले ही कुछ घोषणाएं कर दी थी। उनका ये कहना था कि न्याय सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति बस न्याय के चक्कर में दर दर की ठोकरें खाता रहे और जीवन भर केस लड़ते ही रहे। दूसरी बात ये थी कि ये जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट लाने की बात इन्होंने की थी। तो आखिर ये किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन इन्होंने इसको कहा था एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला था, जिसका नाम दिया था इन्होंने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। इसके द्वारा ये कहते हैं कि हम जो न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इसके बाद हम अगली न्यूज़ देखेंगे। रसिया और इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं आपस में दोनों के बीच में क्या क्या कल बातचीत हुई है, दोनों ने आपस में क्या मुद्दे रखे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बात यह है कि अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान और अफ़गानिस्तान की सरकार के बीच में शांति वार्ता होने वाली है। तो उसी को लेकर रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सबसे ज़्यादा फोकस इनका उसी बात पर रहा। इन्होंने एक ही बात कही है कि सब लोगों को शामिल करो उसमें। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ के पॉलिटिकल लोग बस रहेंगे, एथनिक ग्रुप्स को आप छोड़ दे रहे हो। यदि आप किसी को भी एक्सक्लूड करते हो, छोड़ते हो, तो जो लड़ाई झगड़ा, जो आतंकवादी घटनाएं होते रहती हैं ना, वो कभी बंद नहीं होने वाली हैं, वो फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, ऐसा इनका कहना है। यदि हमें मेंस में एक चीज़ पूछ ली जाती है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और वहाँ की सरकार के बीच में शांति स्थापित कैसे कर सकते हैं, या फिर पूछ लिया जाए कि भारत और रूस के रक्षा सहयोग पर चर्चा करिए, तो आप इस न्यूज़ का उल्लेख कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा, इनका कहना है कि हमें एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। एथनिक और जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, किसी को भी हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं फाइनल सेटलमेंट के लिए। एथनिक का मतलब होता है जाति, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, इस बातचीत में सबको शामिल करो। जो अफ़गानिस्तान का सिविल वार चल रहा है उसमें इनके बीच में हमें बैलेंस स्थापित करना है, ठीक है। और इनका कहना है कि हम काम को कैसे स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते, स्थिरता कैसे लाएं अपनी, जो हम शांति स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बात कही, वर्किंग स्टेबिलिटी तो रहना ही चाहिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है रीजन में। और एक बात का इन्होंने उल्लेख किया था मिलिट्री अलाइंसेस को लेकर, कि एशिया में तो कम से कम ऐसा मिलिट्री का अलाइंस ना बने तो ही अच्छा है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो उठा सकते हैं अफ़गानिस्तान में शांति को बहाल करने के लिए। पहली बात है पार्टिसिपेशन। सभी, चाहे पॉलिटिकल हो, जाति का हो, धर्म का हो, इन सबको, अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं सबको इसमें शामिल करो, सबकी बातों को सुनो, किसी को भी आप जो है बाहर मत रखो। सबसे पहले तो इन्होंने पार्टिसिपेशन कहा। अब पार्टिसिपेशन सब ने भाग तो ले लिया है, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं उनमें भी हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एथनिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस इंटरेस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उन पर भी हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ऐसा इनका कहना है। यदि हमने किसी को भी छोड़ दिया ना, तो फिर से जो युद्धकार फिर से चालू हो जाएगा, हिंसा की घटनाएं फिर से चालू हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अब भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं अफ़गानिस्तान के, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके बीच में सामंजस्य बिठाओ, सबकी बात सुनो। इंडिया भी ऐसा ही कहता है। और इंडिया का यह कहना है कि अफ़गानिस्तान में पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान
से डायरेक्ट हमारी सिक्योरिटी प्रभावित होती है, ऐसा कहना था जयशंकर प्रसाद का। और भी कुछ सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ दिया, जैसे कि जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना उनको इस शांति वार्ता में अप्लाई करना पड़ेगा। और जो सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन का मतलब होना चाहिए इंडिपेंडेंट हो, सॉवरेन हो, यूनाइटेड हो और डेमोक्रेटिक हो। ऐसा सॉल्यूशन हमको निकालना है, ऐसा कहना है एस जयशंकर प्रसाद की। अब यदि हम बात करें कि हम रसिया से S-400 मिसाइल खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हुई। तो इंडिया ने बताया रसिया को, यदि हम आपसे S-400 मिसाइल लेते हैं तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो इस बात का तो रसिया ने भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि जैसे ही हमसे कोई देश डील करता है तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन जो है इम्पोज कर देता है। अब हम S-400 मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। इसका जो रिपोर्टिंग नाम है, नेटो रिपोर्टिंग नाम है SA-21 ग्रोवलर, ठीक है। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसका डेवलपमेंट एक कंपनी ने की थी जिसका नाम है अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ रसिया। अब इसकी जगह में पहले S-300P और S-200 एयर डिफेंस सिस्टम था, उसके बदले में एक नया वर्जन लाया गया है S-400 रसिया के द्वारा, और इसको डेवलप किया गया है अपग्रेड करने के लिए S-300 सीरीज़ को, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अब हम यदि बात करें कि इसको सर्विस में कब लाया गया, तो अप्रैल 2007 से इसको पहली बार डिप्लॉय किया गया था, ठीक है। आगे रूस का ये कहना है कि आप जो बात कह रहे हो ना सैंक्शन वाली, तो ठीक है, हम अमेरिका से कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं ना कि हमारा जो मिलिट्री के बीच में कोऑपरेशन है, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो मिलिट्री का कोऑपरेशन है वो गहरा हो, बढ़ता जाए, कन्फर्म हो जाए, ठीक है। तो इसी के चक्कर में उन्होंने ये कहा तो ठीक है, काम करते हैं, हम जो मिलिट्री के इक्विपमेंट है ना हम इंडिया में ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ऐसा उनका कहना है। और यदि हम स्क्वाड को लेकर बात करें, ठीक है, इंडिया स्क्वाड में शामिल हो गया है, तो इससे रूस की क्या प्रतिक्रिया है। तो रूस का ऐसा मानना है कि उसने सुना तो बहुत है एशियन नाटो, मिडल ईस्ट नाटो, लेकिन देखो रसिया ना ऐसे किसी भी मिलिट्री अलायंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। अब इसके बाद वाली न्यूज़ में हम देखेंगे इको क्लब्स के बारे में, ठीक है, दिल्ली सरकार से रिलेटेड है। और दूसरा हम देखेंगे MTP एक्ट के बारे में, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट के बारे में। अब आप एक बात सोच के देखिए, एक ऐसी महिला जो अपने बच्चे की जांच करवाती है कि उसे कुछ बीमारी है, कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसका गर्भपात नहीं करा सकती है, उसके लिए उसे कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। कितनी बेकार बात है। लेकिन सरकार को भी गर्भपात से रिलेटेड नियम लाने पड़े, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी थी कि हमें केवल बच्चे की ही नहीं मदर की ओर भी देखना है, ठीक है। इसी के चक्कर में सरकार को कानून लाना पड़ा था। पहले ये जो कानून था ना 20 हफ्ते तक का था, 20 हफ्ते से ऊपर यदि का गर्भ हो जाता है तो उसका आप गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, 1971 का एक्ट ऐसा कहता था। लेकिन अभी जो इसमें नया संशोधन किया गया है ना, वो 24 सप्ताह से ऊपर की भी परमिशन दे देता है कि 24 सप्ताह से भी ऊपर का यदि कोई गर्भ है उसको भी आप गर्भपात करवा ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं। तो इसीलिए दिल्ली के हाई कोर्ट ने उस वूमेन को 24 वीक से अधिक की जो उसकी प्रेगनेंसी थी उसको अलाउ कर दिया है कि आप गर्भपात करा सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक मेडिकल रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था जो फोटस है या फिर जिसको भ्रूण कहते हैं या जिसको बच्चा बोलते हैं, पेट में जो बच्चा है उसको,
वो सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटीज़ थी, उसमें कुछ विषमताएं, असमानताएं, ऐसी कुछ बातें, गड़बड़ियां थी, ठीक है। इसके कारण हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि यदि इस कंडीशन वो बच्चे को जन्म देती है ना, क्योंकि वो खुद तो एक कार्डियक की रोगी है, यदि वो बच्चे को देती तो उसकी जान को भी खतरा था। इसके बाद हम देखने वाले हैं इको क्लब्स के बारे में। इको क्लब्स क्या है, इनको कौन कौन सी समस्याएं उठानी पड़ी पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए और उस पर आपको लिखना हो कि इको क्लब से पर्यावरण को बचाया जा सकता है लेकिन अभी इसमें कई सारी समस्याएं, ठीक है, तो आपको लिखना होगा इको क्लब से हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, और यदि ऐसी कोई हम योजना लाते हैं तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें न्यूज़ का दिखाई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि पिछले साल पेंडेमिक के दौरान इको क्लब वाला जो प्लानिंग था ना, एक योजना थी जो कि लगभग लगभग बंद ही हो गई थी, क्योंकि स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, और पैसा भी जो है इन संस्थाओं को नहीं मिल पा रहा था। इसी चक्कर में इस योजना को बंद करना पड़ा था सरकार को। अब सरकार का कहना है कि लगभग लगभग 2000 ऐसे जो इको क्लब हैं, इनको हम फिर से रिवाइव करेंगे, इनको फिर से पुनः स्थापित करेंगे स्कूल और कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल हो गए थे पैंडमिक के दौरान, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। अब उस सलूशन इन्होंने निकाल लिया है। इनका कहना है कि अब सारी जो एक्टिविटी पहले ऑफलाइन होती थी ना, उसको हम ऑनलाइन करेंगे, जो भी एक्टिविटी क्लब में होती थी, और जितने भी इवेंट है सब ऑनलाइन होने वाले हैं, ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, ठीक है, और जो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कम्पिटिटिव सेंसिटिव हैं, सारे काम हम ऑनलाइन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब इको क्लब बंद होने का क्या कारण है? इको क्लब बंद इसलिए हुआ क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सब स्कूल बंद हो गए थे, ठीक है, तो हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें जो भी इवेंट होते हैं, और फंड भी जो है नहीं मिल पा रहे थे। अब इसका हल कैसे निकाला गया? इसका हल ऐसे निकाला गया कि सब लोगों से चर्चा की है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के अधिकारी हों, स्कूल के टीचर्स हों, सबसे चर्चा की गई और ये आइडिया सामने आया कि हम जो है ऑनलाइन काम करेंगे, सारी एक्टिविटी को ऑनलाइन कर देंगे। अब हम जानते हैं कि ये इको क्लब क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से काम इसमें शामिल हैं। तो इको क्लब एक प्रकार की एक्टिविटी का एक ग्रुप है, बहुत सारी इसमें कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी इसमें की जाती हैं, जिसको इको क्लब का नाम दिया गया है, जो कि रिलेट करती हैं पर्यावरण के साथ में। पर्यावरण के प्रति हम कैसे स्टूडेंट को जागरूक कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ साथ में जिस संस्था में बच्चा पढ़ता है उनको भी जागरूक करने का काम ये करता है। और उसके साथ साथ में जब स्टूडेंट अपने घर जाता है ना, जब पर्यावरण से रिलेटेड एक्टिविटी वो करेगा घर में, तो घर वालों को भी इसकी जानकारी होती है। ये है इको क्लब। तो कुल मिलाकर इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है एनवायरमेंटल के प्रति, और इनको जो है प्रोटेक्ट करने की बात इसमें कही जाती है। देखो, जब स्टूडेंट को कोई होमवर्क या फिर एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है ना, तो वो घर वालों से पूछते हैं, तो इसमें बच्चे का भी जुड़ाव हो जाता है और फैमिली का भी, दोनों आपस में पर्यावरण से जुड़ जाते हैं कि कैसे हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इनको स्टूडेंट कई सारे जो स्टूडेंट है ना, उनको गार्डन ले जाया जाता है ताकि वो विभिन्न प्रकार के ट्रीज़ का अध्ययन कर सकें। और कभी कभी तो इनको जो है चार्जमैन भी बना दिया जाता है, उनको चार्ज भी बना दिया जाता है हर्बल गार्डन का, जो गार्डन जो रहते हैं ना, कि आप ही इनकी देख रेख करो, अब आप जानो कि कैसे इनकी देखभाल करते हो। इसके बाद में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो किए जाते हैं, जैसे कि
क्रैकर फ्री दिवाली हम कैसे मना सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन वाले पोस्टर लगाए जाते हैं कि कैसे दीपावली में पटाखों का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। और कई सारे कैंपेन चलाते हैं, कई सारे क्विज कंपटीशन कराए जाते हैं और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। अब मेन बात आ जाती है पैसा की। जब तक आप पैसा दोगे नहीं स्कूल को, कॉलेज को, बच्चों को, तो उनको ना लोभ आएगा ना तो वे जिम्मेदारी समझेंगे। कम से कम लोभ के बहाने ही लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। इसलिए सबसे ज़रूरी है पैसा। तो पैसा इनको मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक्टिविटी को कर भी सकें, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें उनको ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि बीज खरीदना है, पॉट खरीदना है, ट्रिप खरीदना है। तो ट्रिप भी जो कराई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जब उनको लेके जाया जाता है तो उसमें भी पैसा लगता है। इसलिए इसमें पैसा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इको क्लब में। तो पिछले साल की यदि हम बात करें ना, तो पिछले साल तो सरकार ने 2 करोड़ रुपया बांटी थी, ग्रांट की थी। और किसको कितनी सहायता देना है ये चीज़ निर्धारित कर दी गई है। जैसे कि कॉलेज हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, उनको 50,000 सालाना रुपया मिलेगा इको क्लब के लिए। इसके बाद 30,000 रुपया दिया जाएगा सेकेंडरी स्कूल के लिए और 20,000 रुपया दिया जाता है मिडिल और जो प्राइमरी स्कूल रहते हैं इको क्लब से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए। इसके पहले वाली न्यूज़ हमने देखा था, ठीक है, एबॉर्शंस को लेकर, गर्भपात को लेकर। तो उसी से रिलेटेड एक एक्ट है एमटीपी एक्ट, जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसको आखिर लाने का क्या रीज़न है? देखो, गर्भपात कराना तो महिला की मर्जी है, वो जब चाहे गर्भपात करा सकती है, लेकिन ये उसका रिप्रोडक्टिव राइट्स है, ठीक है। लेकिन सरकार बीच में इसलिए आती है कि सरकार महिला की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, चाहे वो उसकी हो चाहे उसके पेट में जो बच्चा है उसकी हो, दोनों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी के कारण सरकार को कानून बनाना पड़ा। अब इसको सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1971 का जो एक्ट था वो 20 वीक से ज़्यादा की यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको अनुमति नहीं देता था गर्भपात एबॉर्शन कराने की। इसलिए जो है न्यू लॉ को लाना पड़ेगा। अब 1971 वाला जो एक्ट था उसमें ये कहा गया है, ठीक है, यदि आप 12 वीक के अंदर अंदर में एबॉर्शन करवाते हैं तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, एक डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूरी है। आपको 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी यदि आप 12 से और 20 के बीच में एबॉर्शन करवाती हैं, और 20 के बाद मनाही थी कि आप करवा ही नहीं सकते एबॉर्शन। लेकिन जो नया नियम है वो ये कहता है एक डॉक्टर की आपको सलाह लेना है 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए। यदि देखो, और 2 डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ेगी? 20 से 24 वीक का यदि एबॉर्शन करवाना है आपको, ठीक है। और भी आगे इसमें बताया गया है यदि आपको गर्भपात 24 हफ्ते के बाद करवाना है तो उसके लिए आपको एक पूरा स्टेट का जो मेडिकल बोर्ड है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। वही डिसाइड करेगा कि इनका गर्भपात कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। और यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के बारे में बात बताई गई है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहेगा। गायनकोलॉजिस्ट रहेगा, पीडियाटेरियन रहेगा, रेडियोलॉजिस्ट रहेगा, सोनोलॉजिस्ट और अदर मेंबर रहेंगे, सरकार जिनको नोटिफाई कर दे। अब यदि बिजनेस वाले पेज से देखें ना, तो बिजनेस वाले पेज में हमको IEX और सेबी का उल्लेख मिलेगा। तो हम IEX के बारे में जान लेते हैं। IEX का पूरा नाम है एनर्जी एक्सचेंज, ठीक, इन इंडिया। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि पावर की ट्रेडिंग करता है, ठीक है, पावर की खरीदी और बिक्री
इसको करने का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसको हम कहते हैं IEX, एक प्रकार का एक्सचेंज है। यहाँ पर भी जो है स्टॉक या फिर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। और यदि हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो इसका रेगुलेट करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इसने कब से अपना काम चालू किया था? 27 जून 2008 से इसने अपना काम चालू किया था। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी की खरीदी और बिक्री इसमें की जाती है। अब सेबी के बारे में हम देख लेते हैं। सेबी न्यूज़ में आया है। सेबी का मुख्य काम है, आप जब शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं ना, यदि उस टाइम आपके साथ में धोखाधड़ी होती है तो उसकी देखरेख करता है सेबी। और ये रेगुलेटर का काम करता है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी। और ये कब से काम कर रहा है? 1988 से काम कर रहा है। लेकिन इसको स्टेटरी जो स्टेटस है 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा मिला था। अब यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रीय ऑफिस, रीजनल ऑफिस हैं इसके, जैसे कि कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली और अहमदाबाद में है। अब सेबी किन किन से मिलकर बना है इसके बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन इसमें शामिल रहता है। इसमें टोटल जो सदस्य रहते हैं, मेंबर रहते हैं, वो 9 हैं, जिसमें एक रहता है चेयरमैन। और फिर बाकी मेंबर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर उसमें बताया गया है। चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है? चेयरमैन को करता है नॉमिनेट केंद्र सरकार। अब इसमें 2 मेंबर सेबी के रहते हैं, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं। अब एक मेंबर रहेगा RBI का, ठीक है, और 3 जो रहेंगे वो होल टाइम मेंबर रहते हैं, जिनको नॉमिनेट केंद्र सरकार करती है। 2 ऐसे रहते हैं पार्ट टाइम काम करने वाले, इनको भी जो है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फॉरेन वाले पेज की यदि हम बात करें तो पहली न्यूज़ है हमारी इजराइल से। इजराइल में अभी अभी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। 23 मार्च का जो इलेक्शन रहा ना, उसमें किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जो कि अपनी पार्टी से सरकार बना सके। तो नेतन्याहू, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिली है ना, उनको चूज़ किया गया है सरकार बनाने के लिए। आगे इसमें ये बात बताई जाती है कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है ना, वो 120 मेंबर वाली है। अब 2 साल के अंदर अंदर में ये ऐसा हुआ है कि चौथी बार वोट कराना पड़ गया है, लेकिन कोई भी जो है ना अपनी मेजॉरिटी वाली सरकार को स्थापित नहीं करा सका है। सब कोएलिशन वाली सरकार ही इसमें बनी है, ऐसी न्यूज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इलेक्शन के रिजल्ट की यदि हम बात करें तो नेतन्याहू को 52 सीट मिली, ठीक है। अपोजिशन वाले जो याइर लैपिड हैं उनको 45 वोट मिली थी। और जो नाफ्टाली हैं, कहना चाहिए एक प्रकार के रिलीजियस नेशनलिस्ट लीडर हैं, जिनको 16 वोटें मिली थी। अब फॉरेन वाली एक और न्यूज़ है जिसमें यूक्रेन नाटो से कहता है कि आप हमें जल्दी से जल्दी सदस्यता दीजिए, रसिया जो है हमारी सीमा में घुसे जा रहा है। और रसिया की बाउंड्री से जो इलाका हमारा लगा है ना, वहाँ अलगाववादी लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। अलगाववादी मतलब ऐसे लोग जो कि अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और अपने देश से अलग होना चाहते हैं, किसी और में मिलना चाहते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, मतलब वो अपने देश से अलग होना चाहते हैं। और जो सेपरेटिस्ट है ना, अलगाववादी हैं, वो ईस्टर्न यूक्रेन में हैं, जो कि रसियन ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, रसियन कम्युनिटी के हैं। और ये रसिया में जाके जो है मिलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि रसिया की मिलिट्री भी जो है इस एरिया में एंटर कर रही है, इसी के कारण इनको थ्रेट महसूस हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि नाटो के साथ मिलकर हम इस समस्या से निपटेंगे, ऐसा इनका कहना है।
और पार्टिकुलर एरिया का नाम भी बताया गया है यूक्रेन में डॉनबेस, जहाँ पर कि सरकार और अलगाववादियों के बीच में बैटल हुआ था। तो वहीं वाले जो लोग हैं ना वो अलग होना चाहते हैं, सेपरेस्ट होना चाहते हैं। आइए हम देख लेते हैं यूक्रेन को। ठीक है, ये यूक्रेन है। यदि हम इसके उत्तर और पश्चिम में देखें तो बेलारूस पड़ता है। ठीक है, और एकदम यदि हम पश्चिम में जाते हैं तो पोलैंड है, उसके बाद स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, और पश्चिम की तरफ ही ये लगा हुआ है रोमानिया। और नीचे तरफ देखें दक्षिण और पश्चिम में तो मोल्दोवा है। और अब हम बात करते हैं उत्तर की तरफ में, तो उत्तर की तरफ में है रसिया। इतने देशों के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और हम देखें सी के बारे में तो ब्लैक सी इसके साउथ में पड़ता है, और ईस्ट तरफ में सी ऑफ एजियो इसको टच किए हुए हैं। ये है इसकी जियोग्राफिक लोकेशन। अब हम पूरे विश्व में इसकी स्थिति देखें तो यदि ये यूरोप है तो यूरोप के ये पश्चिमी वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, ये है यूक्रेन जो कि पश्चिमी हिस्से में पड़ता है यूरोप के। ये इसकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे यदि हम स्थिति देखें तो ईस्टर्न यूरोप में ये पड़ता है। और यदि इसकी बाउंड्री की बात करें तो ब्लैक सी है और सी ऑफ एजोव है।